नमस्कार। सीजीटीएन की हिंदी सेवा के लिए इस विशेष बातचीत में आपका स्वागत है। और आज की इस बातचीत में हम थियानजिन में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। और इस बारे में हमारे साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए जुड़े हैं भारत के वरिष्ठ पत्रकार आशीष तिवारी, जो पिछले काफी समय से आकाशवाणी से जुड़े रहे और 20 वर्षों तक भारत के विभिन्न मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और वर्तमान में आशीष जी उत्तराखंड के टाइम टीवी के स्टेट हेड हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया दिव्या, बहुत धन्यवाद आपका। आशीष जी, जो थियानजिन में ये एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ है, पूरे वर्ल्ड की मीडिया की नजरें इस तरफ रहीं। आप भारत के नजरिए से किस तरीके से इस एससीओ की बैठक को अहम मानते हैं? देखिए दिव्या, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, और खासतौर पे भारत के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो जी। मुझे लगता है कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होती है, जिसको हम बार बार डिप्लोमेटिक जब रिश्तों की बात करते हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जी। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अब आप भी जानती हैं कि पिछले कुछ वक्त में चीज़ें थोड़ी मैशअप हुई थी, थोड़ी गड़बड़ हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके की बैठकें हो रही हैं और गर्मजोशी के साथ हो रही हैं, इसके बाद बयान भी साझा किए जा रहे हैं, तो आप ये समझ सकती हैं कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो खुली हुई थी। तमाम रास्ते बंद नहीं हुए थे, एक जी। दो रास्ते खुले हुए थे, और जी। उन रास्तों से होकर हम एक नए और उज्जवल भविष्य की ओर सोच सकते हैं। जी। दिव्या, आप ये समझती होंगी कि जब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात होती है तो जी। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कभी भी कोई हमेशा के लिए दोस्त भी नहीं होता, और हमेशा के लिए जो है वो शत्रु भी नहीं होता है। हम्म। तो जो चीजें होती हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं। जी। आपने देखा कि जिस तरीके से बदलाव भारत और चीन के रिश्तों में हमने इस बैठक के बाद महसूस किया है, उसके बहुत बड़े हमें परिणाम जो हैं वो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके की स्थितियां बनी और जिस तरीके का डायलॉग हुआ है जी। और जो बयान सामने आए हैं, जी। उससे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जी। इसके बड़े सुखद परिणाम दोनों ही देशों के लिए, चीन भी और भारत भी। भारत के लिए, आप चूंकि आपने भारत के लिहाज से पूछा है, जी। जी। तो जी। मुझे लगता है कि भारत के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जी। ये भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम्म। और पिछले कुछ वक्त में जब से अमेरिका यूरोप में चीजें बदली हैं, अमेरिका में नई सरकार आई है, उसके बाद से जब टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, उसके बाद से जब चीजें बदली हैं, तो उसे देखते हुए अगर हम देखते हैं तो ये समझिए कि आने वाले वक्त में भारत के लिए चीन और चीन के लिए भारत, जी। दोनों एक जैसे आज कहा भी गया है कि ड्रैगन और हाथी की दोस्ती जो है, जी। मुझे लगता है ड्रैगन और हाथी की दोस्ती पूरी दुनिया जी। आने वाले वक्त में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको देखेगी दिव्या। जी। सर, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि काफ़ी समय से संबंधों में उतार चढ़ाव भी रहा। और जैसा कि इस साल 2025 में भारत और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन की 75th एनिवर्सरी है। ऐसे में ये एससीओ इसका शिखर सम्मेलन होता है, तो इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि ये एक दोनों देशों के संबंधों में सुधार की भूमिका भी निभा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब बिल्कुल देखिए, और जो 75 साल रिश्तों की बात है, जी। ये भी एक तरीके से आपको कभी भी चर्चा करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। जी। आपका रिश्ता 25 साल पुराना हो गया, आपका रिश्ता 50 साल पुराना हो गया, तो आप जो साइलेंस है, जी। जो एक दोनों के बीच में जो संवादहीनता हो गई थी, हम्म। उसको तोड़ने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे होता है कि चलिए ठीक है, अब हम चूंकि हमारे 25 साल हो गए रिश्तों के, 50 साल हो गए, 75 साल हो गए, तो अब तो बात कर ली जाए। हम्म। तो इस बहाने से भी आप कह सकते हैं कि इस बहाने से भी बातचीत, हम्म। तो ये एक बहुत अच्छा बहाना था। और इस बहाने को दोनों देशों ने, क्योंकि 2020 के बाद हमारे यहाँ जो दोनों देशों के बीच में संवादहीनता हुई थी, जी। उसे तोड़ने के लिए हमें कोई एक बड़ा मंच। मुफीद वक्त चाहिए था, एक बहुत अच्छा मंच भी चाहिए था। अच्छा, आप देखिए दिव्या कि ये जो मंच है, 75 साल के बाद जब हम अपने रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और हम अपने रिश्तों में साइलेंस यानी संवादहीनता की भी हम्म। एक तरीके से 4-5 साल हमारे हो गए थे, उसके बाद जब हम मंच तलाशते हैं, तो हम मंच तलाशते हैं तो उसमें एससीओ होता है, उसमें तमाम जो दुनिया के तमाम बड़े देश हैं, खास तौर पे एशिया के जो देश हैं, उनके बीच में हम दो देशों की, दो बड़े देशों की, महत्वपूर्ण देशों की बातचीत हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई मंच हो सकता था, इससे बेहतर कोई वक्त हो सकता था।
जिसमें आप अपनी डिप्लोमेसी को एक नया स्टार्टअप देते हैं, एक नई गर्मजोशी देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो 75वीं वर्षगांठ का एक हमें मौका मिला, जी। हम दोनों ही देशों ने उसको बहुत अच्छे से निभाया है। और मुझे और आपको, हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि जब हम अगले 1-2 साल बाद चर्चा कर रहे होंगे, तो हम जब चर्चा कर रहे होंगे तो हम इस 75वीं वर्षगांठ के बारे में भी चर्चा कर रहे होंगे कि अच्छा, उस वक्त जब 75वीं वर्षगांठ पे ये संवादहीनता टूटी थी, तो उसके परिणाम, सुखद परिणाम हमें अब देखने को मिल रहे हैं। साल 2 साल पे आप और हम शायद चर्चा करेंगे जब, तो इसकी भी हम चर्चा शायद करें। तो मुझे लगता है कि ये एक जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको पहले कही, जब डिप्लोमेटिक, जब रिश्ते होते हैं, कूटनीतिक होती है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं दिव्या, हम्म। उसमें डिप्लोमेसी, जब भारत, चूंकि भारत में मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा, मुझे अपना, मेरा अपना मत है कि भारत आर्थिक सुरक्षा के मसले पर पिछले कुछ वक्त से, कुछ महीनों से हम्म। बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है। जी। और ऐसे में उसकी नजरें जो हैं, हम्म। हालांकि बहुत बड़ा फर्क है अर्थव्यवस्थाओं में भी हमारी, चीन की अर्थव्यवस्था और हमारी, हमारा व्यापार घाटा लगभग, मुझे लगता है कि पिछले 4 सालों में दुगने से ज्यादा बढ़ गया है। लगभग 1 अरब डॉलर के, 100 अरब डॉलर के आसपास का हमारा चीन और भारत के बीच में जो व्यापार घाटा है, भारत के लिहाज से देखें तो वो हो गया है। लेकिन इस आर्थिक सुरक्षा के मसले पर जब हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा जो सबसे करीबी देश है, वो अगर हमारे साथ आ जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी आर्थिक नीतियों के लिए जाना जाता है। हम्म। और अगर इस मंच, इस 75वीं, रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ पर उसका साथ मिलता है, हम्म। भारत और चीन साथ आते हैं, तो हम्म। आप समझिए कि इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता है। आ जाते हैं तो इस पूरी मध्य एशिया में एक नया ध्रुवीकरण होने वाला है, जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी एक बड़ी चुनौती के तौर पे हो सकता है। न सिर्फ मुझे लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए, बल्कि अगर आप ऊर्जा और कनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे, तो ओपेक जैसे जो देश हैं, जो ओपेक में जो देश आते हैं, जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं और एक मोनोपोली चलाते हैं, उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर, क्योंकि नए हम ऊर्जा विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। चीन भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। और अगर इन दोनों के पास, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग दोनों के पास है, मैन पावर दोनों के पास है, ऊर्जा के जो आसपास के जो तमाम रिसोर्सेज हैं, जी। उनका हमारे पास एक, एक कह सकते हैं कि एक गुट है। मुझे लगता है कि ये जो एक मल्टी पोलर डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं भारत की जो है, हम्म। ये मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत सुखद परिणाम दे सकता है दिव्या। जी सर। जैसे आपने अभी जिक्र किया आर्थिक सुरक्षा का, और ये एससीओ का एक एजेंडे में से एक है आर्थिक सहयोग। और ऐसे में जो ये बैठक हुई है, ये थियानजिन में हुई है, बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में ना होके। हालांकि थियानजिन भी अपने आप में एक बिल्कुल, बड़ा विशेष बंदरगाह शहर है। तो क्या आप बिल्कुल, इसको बिल्कुल। आर्थिक सहयोग की दिशा में मतलब नई संभावनाओं के प्रतीक के रूप में देखते हैं? देखिए, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया दिव्या, प्रतीक, जी। राजनीति में, कूटनीति में प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम्म। प्रतीक ही बहुत सारी बातें कह जाते हैं। जी। तो आप जिस शहर का जिक्र कर रही हैं, वो शहर कोई नया शहर नहीं है। जी। जो लोग भी इतिहास जानते हैं, वो जानते हैं कि 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक किस तरीके से ये शहर जो है अपने को विकसित करता रहा, और आज इसकी महत्ता कितनी बड़ी है। हम्म। चीन को अगर आप देखते हैं, तो पूरा यूरोप चीन के साथ इस बंदरगाह से जुड़ता है। जी। यूरोप के साथ जुड़ना क्या है? यूरोप से जुड़ना सिर्फ पर्यटन के लिए तो जुड़ना नहीं है, ये हम्म। व्यापार है, ये कनेक्टिविटी है। जी। और इस शहर में जाकर अगर आप बैठक कर रहे हैं, इस शहर में जाकर अगर आप बैठक कर रहे हैं, तो इस शहर में बैठक करने का जो प्रतीकात्मक जो संदेश जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है, जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। और यहाँ से इस शहर में आने के बाद एक बात बिल्कुल, मुझे लगता है कि दो एशियाई आवाजें हैं, हम्म। एक चीन की है और एक भारत की है। जी। तो ये जो दो एशियाई आवाजें जो यहाँ से एक सिंहनाद कर रही हैं, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, सिंहनाद हम कहते हम्म। हैं, लॉयन रोरिंग जो से कह सकते हैं आप की। तो
आप भले ही उसको आप कहिए कि ड्रैगन और हाथी मिल रहे हो, लेकिन एक तरीके का अगर सिंहनाद हो रहा है जी। तो इस शहर से हो रहा है। तो ये आने वाले समय में, भविष्य में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक अलार्मिंग बेल है, क्योंकि यूरोप जाने से पहले बीच में भारत पड़ता है। जी। तो यूरोपियन कंट्रीज में जाने से पहले अगर भारत पड़ रहा है, तो आप समझिए भारत और चीन के बीच में अगर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जी। इस बंदरगाह के जरिए हम कनेक्टिविटी, व्यापार बढ़ा रहे हैं, हम्म। तो इसका सबसे पहला जो परिणाम होगा, जो फायदा होगा, वो भारत को ही मिलने जा रहा है। जी। और भारत के लिए फायदा आने वाले वक्त में, जो मैंने कहा, पहले जिक्र किया कि लगभग 100 अरब डॉलर के करीब का हमारा जो व्यापार घाटा हो गया है, उसको पाटने में काम आएगा। प्रतीकात्मक रूप से जो हम टैरिफ वॉर से जूझ रहे हैं, अमेरिका भी जूझ रहा है, अमेरिका के माफ कीजिएगा, चीन भी चाइना। जूझ रहा है। हम्म। अमेरिका और चीन के बीच में भी तलखी आई है इसे लेकर। जी। भारत ने इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और वो चीन के पास गया है, बातचीत कर रहा है इस मसले पे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत चीन के साथ इस मसले पर खुलकर बात करेगा, और बहुत सारी जो विरोधाभास होंगे उसको दूर करने का पहला प्रयास भारत ही करेगा। जी। क्योंकि चीन अभी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मजबूत स्थिति में है भारत की तुलना में। हम्म। इसलिए यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भारत को लेनी होगी, जी। दिखानी होगी, और वो भारत करेगा भी, मुझे लगता है, क्योंकि डिप्लोमेसी जो आज मैसेज दे रही है। तो जिस शहर का नाम आप ले रही हैं, जिस बंदरगाह का आप नाम ले रही हैं, जिस इलाके का आप नाम ले रही हैं, प्रतीकात्मक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। और आप मुझे बीआरआई की बात हो, चाहे भारत भी काम कर रहा है, आईएनयूटीसी पे काम कर रहा है, जो नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, तो जी। उन दोनों के लिए इस बंदरगाह के आने के बाद, यहाँ से प्रतीकात्मक रूप से आप देखेंगी, तो वो दोनों चीजें बढ़ेंगी। और ये इस शहर से जो कनेक्टिविटी का संबंध है, बंदरगाह का संबंध है, कनेक्टिविटी का संबंध है, वो इसमें जब एड ऑन होगा, दिव्या, तो एक बहुत बड़ी, मैंने पहले भी इस्तेमाल किया कि एक मध्य एशिया में, इस पूरे इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया में भी एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन होने जा रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और वो पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, दिव्या। सर, आर्थिक सहयोग के अलावा ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी एससीओ के एजेंडे में से एक दो हैं। तो भारत और चीन इन दो क्षेत्र में कैसे सहयोग कर सकते हैं? देखिए, जैसे हम लोग पहले जिक्र कर रहे थे कि कनेक्टिविटी और ऊर्जा, इस जब हम इस शिखर सम्मेलन में जा रहे थे, तो भारत के पास ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। जी। पिछले कुछ वक्त में भारत सरकार ने जो है अ, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर बहुत ध्यान देना शुरू किया हम्म। है। खास तौर पे हमने जो हमारी पन बिजली थी, हमारी जो हम हाइड्रो पावर्स लगाते हैं, कोल, जो बिजली है उसके कोल के जरिए, कोयले के जरिए जो बिजली है उसका इस्तेमाल करते हैं, उन पे निर्भरता कम करने के लिए हमने जो है सोलर पावर का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन सोलर पावर की अपनी एक लिमिट होती है, दिव्या, और वो थोड़ा महंगा भी होता है, और भविष्य के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप उसको बहुत डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर की भी। ऐसे में जब आप यूरेनियम को देखते हैं, तो आपको लगता है कि हम यूरेनियम के जरिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बहुत आसानी से उनका दोहन कर सकते हैं। ये बात चीन भी समझ रहा है। हम्म। चीन के पास भी जो अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं उनको पूरा करना है, और आने वाले वक्त में जो और जरूरतें होने वाली हैं, उन चुनौतियों का सामना भी करना है। जी। अब आप देखिए कि ये जो दो देश हैं, चीन और भारत, इनकी दोनों की नजर एक ही जगह पर जाके टिकती है कि हम अपनी ऊर्जा की जो चुनौतियां हैं, ऊर्जा क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, हम्म। उनको कैसे पार पाएंगे, भविष्य के लिए कैसे हम तैयार होंगे। हम्म। इसको देखते हुए यूरेनियम का दोहन, यूरेनियम की खोज, यूरेनियम का दोहन, और उसको क्लीन एनर्जी के तौर पर बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको लोगों तक पहुंचाना, विजिबिलिटी उसकी अच्छी करना, ताकि वो आम आदमी की पहुंच में आ पाए। क्योंकि अगर आम आदमी की पहुंच में नहीं आ पाएगी इस तरीके की ऊर्जा, तो फिर हम उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम्म। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा लेगी, लेकिन उसका इस्तेमाल पूरी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए चीन और भारत, मुझे लगता है कि कुछ आने वाले एक दो महीने बाद आपको ये पता चलेगा, जब एक दो और बैठकें होंगी,
हालांकि अभी बहुत हद तक चीजें क्लैरिफाई नहीं हुई है। हालांकि एक लाइन जरूर आई है कि ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। हम्म। लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये मुझे लगता है कि दोनों देशों के जो विदेश मंत्री होंगे या अन्य नेताओं के बीच, या किसी जो हमारी मीटिंग्स होंगी फ्लैग आने वाले वक्त में, उसके बाद ये तय होगा कि हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये बिल्कुल है जी। कि ऊर्जा जरूरतों के लिए हम यहाँ पर दोनों देश एक साथ आएंगे, और दोनों देश एक साथ आकर, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में आपने मैंने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करना, उनका दोहन करना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उनको फिजिबल बनाना जी। लोगों तक। जी। और इसके साथ ही जो कनेक्टिविटी की बात इससे पहले भी हम लोगों ने की थी। कनेक्टिविटी में आप देखिए कि न सिर्फ बंदरगाह की बात अगर हम करें, हम्म। तो इसके साथ ही जो चीन का BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हम्म। ये भी एक, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, और भारत भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से जुड़ सकता है। जी। इसके साथ ही जो INSTC है, हम्म। जो भारत की ओर से शुरू किया गया है कनेक्टिविटी को लेके, इन दोनों को अगर साथ में लेके चलते हैं तो ये पूरा चीन और भारत के आसपास का जो पूरा इलाका है, तमाम देश इसके साथ आपस में कनेक्ट होते हैं। हम्म। तो कनेक्टिविटी का इतना बड़ा रोड मैप इन दोनों देशों के पास है, कि इतना बड़ा रोड मैप पूरे यूरोप के पास नहीं है। हम्म। यूरोप में भी, और यूरोप में अगर कनेक्टिविटी है तो वो कनेक्टिविटी इतनी फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों ही देश, INSTC हो, चाहे अमेरिका भारत की जो योजना है, चाहे BRI हो जो चीन की अपनी योजना है, जी। इन दोनों को अगर आप एक साथ कंपाइल करते हैं, तो पूरे एशियन कंट्रीज में एक इतनी बड़ी कनेक्टिविटी की योजना शुरू होती है, और इतनी फ्रूटफुल योजना शुरू होती है। कहीं व्यापार होगा, कहीं हम्म। आवाजाही स्मूथ होगी, तमाम देशों के बीच में जो सामानों का आयात निर्यात है वो इतना स्मूथ हो जाएगा कि जी। हमारी तमाम अन्य चीजों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। जी। तो आप समझिए कि पूरे एशियन कंट्रीज की स्थितियां जो हैं, वो इस पूरे अगर कनेक्टिविटी को हम लेकर आते हैं, और ये दोनों देश लेकर आते हैं, तो बहुत बड़ा चेंज दिखेगा और बहुत सुखद परिणाम आपको दिव्या दिखेंगे। अ, इतना विस्तार से आपने इस बारे में बताया। एससीओ ने अभी लगभग पिछले 5-6 सालों की जो संवादहीनता थी दोनों देशों की, वो खत्म, काफी हद तक खत्म की है। लेकिन आने वाले वर्षों में आप एससीओ जैसे बहुपक्षीय जो मंच हैं, इनके जरिए भारत और चीन संबंधों को किस दिशा में जाते हो देखते हैं आप? देखिए, ये कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी कि किस हम्म। तरफ जाएंगे, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण आधार बनेगा, दो तीन चीजें हम्म। होंगी। एक, भारत की अंदरूनी राजनीति को देखना होगा। भविष्य में अंदरूनी राजनीति किस ओर जाती है, किस ओर हम्म। करवट लेती है, क्योंकि मौजूदा सरकार अगर चीन को तवज्जो दे रही है, इम्पोर्टेंस दे रही है, तो जरूरी नहीं है कि आने वाले वक्त में भी यही डिप्लोमेसी चलती रहे जी। और यही सब कुछ चलता रहे। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले वक्त की जो सरकारें होंगी उनके आधार पर निर्भर करेगा। दूसरी दो तीन चीजें और हैं। अ, अभी जो सबसे बड़ी वजह है दोनों देशों के सामने साथ आने की, वो है अमेरिकी टैरिफ। हम्म। भारत में आर्थिक सुरक्षा के मसले पर चुनौतियों चुनौतियां, इसके साथ ही, चूंकि आप देखिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सीमा विवाद को दरकिनार करते हुए हम 4 साल बाद, 5 साल बाद बैठे हैं। LAC पर गलवान की घटना के बाद हम फिर एक बार, और उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि हम्म। उसका कोई जिक्र नहीं है। यानी वो जो अंदर जो कलुषित भावना थी उसको हमने दिया गया। खत्म किया। हम्म। हम आर्थिक सुरक्षा के मसले पर, या फिर नए तरीके से अपने रिश्तों को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वो कभी भी कोई मित्र नहीं होता, कभी भी शत्रु नहीं होता। हम्म। तो ये चीजें यहाँ भी लागू होती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो कुछ भी चल रहा है, अगर इस तरीके से चलता रहा, आर्थिक संबंध बेहतर होते हैं, और एक हम आधार बनाते हैं जिसमें ऊर्जा विनिमय, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का दोहन, उनकी उनका वितरण, इसके साथ ही कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के साथ ही हम स्मूथ कनेक्टिविटी और अ, निर्यात आयात जैसी चीजों को और बेहतर कर लेते हैं इसी कनेक्टिविटी के जरिए। तो हम्म। मुझे लगता है कि फिर एक ऐसा आधार तैयार होगा इन दोनों देशों के रिश्तों में, जो बहुत लंबे समय तक चलेगा। फिर आपके बीच अगर किसी एक दो मसलों पर तल्खी आती भी है, हम्म। पहले तो आएगी नहीं, अगर आप इन मसलों पर
बहुत गंभीरता से काम करते हैं तो फिर आपके बीच में ऐसी तल्खियां नहीं आएंगी। हम्म। लेकिन अगर आती भी हैं तो आपके पास एक आधार होगा, वही विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, एक सॉफ्ट स्पोकन डिप्लोमेसी का रास्ता होगा कि आप फिर बैठेंगे, और हम्म। बैठने के बाद आप फिर जो है उन चीजों की जो तलखी है उसको दूर करने के पास एक रास्ता होगा, आप उनको दूर करेंगे, मन में अगर कोई विवाद है उसको दूर करेंगे, और फिर आप एक नए रास्ते की ओर आगे साथ में बढ़ जाएंगे। तो भविष्य थोड़ा सा अनिश्चित है, जी। लेकिन अगर आधार बेहतर हुआ तो बहुत अच्छा भविष्य इन दोनों देशों का देखने को मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपने तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में जो अपने विचार रखे वो निश्चित ही दर्शकों को इस क्षेत्रीय सहयोग मंच की अहमियत को समझने में मदद करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दिव्या।